अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक हम मुफस्सल वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें हम 3-4 चीज़ों को बड़ी तफसील के साथ डिस्कस करेंगे कि पीपीएससी पेपर की आप तैयारी कैसे करें, उसको आप पेपर को पास कैसे करें और उसके साथ साथ इंटरव्यू को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप पास कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी तो जो अजीम यूट्यूबर्स मेरे साथ मौजूद हैं इनकी तरफ। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज ही मेरे साथ दो अजीम उस्ताद मौजूद हैं और शहजाद साहब को तो अक्सर आप देखते हैं मेरे साथ वीडियोस में, मेरे साथ डिस्कशन कर रहे होते हैं मुख्तलिफ जॉब्स पे। लेकिन आज हमारे साथ मौजूद हैं हसनैन भाई। स्पेस जीके एकेडमी के नाम से इनका एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिससे आप लोगों को ये गाहे बगाहे जो मुख्तलिफ जॉब्स आ रही होती हैं उनकी प्रिपरेशन के हवाले से और जो जॉब्स लाइकली टू बी अनाउंसड होती हैं उनके बारे में बता रहे होते हैं। तो आज कीमती टाइम है हसनैन साहब का, एक तो सर बहुत शुक्रिया आपका। सर सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने ऑफिस में मुझे इनवाइट किया और शहजाद भाई से जो है पहली बार मिलने का मौका दिया और अपना भी दफ्तर दिखाया। तो हमारी भी खिदमत थी यूट्यूब चैनल में और पीपीएससी एस्पेरेंट्स के लिए, लेकिन आपकी जो खिदमत है वो माशाल्लाह ज़बरदस्त है। सर आपकी खिदमत देखें गुज़श्ता 5 साल से जा रही हैं और हमें तो अभी पहली यूनिवर्सिटी भी नहीं आई हमारी तो चलिए यानी हो आपको वेलकम। बहुत बहुत और शुक्रिया। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली कि कौन कौन सी जॉब्स अपकमिंग में शामिल हैं और फिर हम 2-4 जो जॉब्स हैं उसके हवाले से हमारा जो अंदाज़ा है, जो हमारी मालूमात है उसकी बुनियाद पर बात करेंगे वो कब एक्सपेक्ट करेंगे। दूसरा एक और चीज़ भी सर ऐड करेंगे कि जो हमारे देखने वाले लोग हैं वो अपनी तैयारी को किस तरह से बेहतर कर सकते ठीक हैं। हो गया। मैं आज की इस डिस्कशन से हसनैन भाई का एक्सपीरियंस क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो और ये खुद भी क्योंकि पढ़ा रहे हैं, मुख्तलिफ सेशंस इनके होते हैं, बिल्कुल। तो इनके पास वो कौन सी स्ट्रेटेजी होती है जो ये चले गिदड़ सिंगी हम कह देते हैं कि जो अपने ये स्टूडेंट्स को या एस्पायरेंट्स को बताना चाहते हैं कि वो ये मतलब ये अगर अडॉप्ट करें तरीका तो वो आसानी से कामयाब हो सकते हैं। जी जी सर, बहुत शुक्रिया आपका इस सवाल का। अब जहाँ तक मेरा इस फील्ड में ताल्लुक़ है या एक तजर्बा है उस बुनियाद पे मैं बात करूँगा कि सबसे पहले हमें ये जो सर इम्तियाज़ शायद जो कि प्रोफेसर भी हैं जिन्होंने किताब बनाई हुई है पास पेपर की, ये बहुत बढ़िया एफर्ट है। पेपर को कंपाइल करना, सवाल वही ओरिजिनल लेकर आना, ये बहुत बड़ी बात। और जनूबी पंजाब या अपर पंजाब या नॉर्थ पंजाब जो भी हो, ये किताब जो है एक ब्लेसिंग से काम नहीं है। लेकिन अगर हम इस किताब को, अक्सर लोग कहते हैं कि किताब से पास पेपर नहीं आया, ये गलत बात है। उसकी वजह क्या है कि हम पूरी किताब पढ़ते नहीं हैं। अगर हम पढ़ भी लेते हैं तो हम जस्ट एक बार सरसरी पढ़ लिया और हम समझते हैं कि हमारी पूरी किताब पढ़ ली, ऐसा नहीं होता। अगर आप किताब मुकम्मल पढ़ी हुई हो तो आपका हर पेपर में 70+ मार्क्स आ सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, सवाल एक आ गया लाइक दैट जी कि विच ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म इन 1969, कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है 1969 में बनी। उसमें ऑप्शन जो है वो OIC है, वर्ल्ड बैंक है, UNO है और चौथा जो SU कह लें। अब हमें क्या करना चाहिए, हम उसके बारे में चारों ऑप्शन को पूरी डिटेल में थोड़ा सा लिख लें, ठीक है, क्योंकि अगली बार जो सवाल आएगा सवाल वही होगा लेकिन उसमें से थोड़ा सा चेंज करेगा, बिल्कुल थोड़ी सी नरेशन चेंज करेगा। बिल्कुल। लास्ट टाइम एक पेपर था, मुझे पोस्ट का नाम याद नहीं आ रहा, उसने ये पूछा था कि जनाब OIC न्यू नेम, नो न्यू नेम, मतलब OIC का अब क्या नया नेम, लेटेस्ट नेम क्या है, हालांकि नेम तो वही है जो 2011 में चेंज हुआ है। तो इसलिए अगर हम थोड़ा सा सवाल को डिटेल में पढ़ लें, टाइम ज़्यादा लग जाएगा लेकिन हमारी तैयारी फुल हो जाएगी। ज़बरदस्त। एक बात। दूसरी बात यह है कि मज़ीद जो बंदा किताब को मुकम्मल पढ़ चुका है उसके साथ वो ऐड करे जनाब ये जो जनरल नॉलेज की किताब है चौधरी अहमद नजीब की या इकरम की, भाई ये परफेक्ट तैयारी है जो मेरे तजर्बे है। ओके। अच्छा सर, अब ना कुछ ऐसी जॉब्स भी हैं जो एक्सपेक्टेड हैं कि इंशाल्लाह अगले कुछ दिनों में आ जाएंगी या कुछ अरसे में हम कह सकते हैं आ जाएंगी। जी। तो उनमें से लाइक जैसे नायब तहसीलदार की जॉब्स हैं। और तो मुझे बता रहे थे कि उसके साथ तहसीलदार भी शामिल हो गया। हाँ, अब क्योंकि आज सुबह की ये बात है तो उसमें अब तहसीलदार की भी कुछ सीट्स ऐसी हैं जो ऐड होंगी। पटवारी की भी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में वैसे बहुत सारी सीट्स आ रही हैं। इसी तरह जैसे अभी हसनैन भाई बता रहे थे कि जो PRA पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जो सीट्स उसकी रिक्वेजिशन एक दफ़ा वापस चली गई थी, तो मेरे ख्याल में उसमें फर्दर जो करेक्शन होगी वो वापस आएगी जैसे ही, तो वो अपलोड इन्फोर्समेंट ऑफिसर BS 17 की।
बिल्कुल। तो फ्यूचर में जो जैसे नायब तहसीलदार है, ये तकरीबन इस बात के ऊपर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की हद तक तो ये कंसेंसस है कि उसका एक ही पेपर होना चाहिए। ठीक है। ये जो 4 पेपर वाला चक्कर है, 3 पेपर वाला, इसमें जो प्रोलॉन्ग हो जाता है प्रोसेस, लोग जल्दी रिक्रूट नहीं हो पाते और उन्हें बहुत जल्दी लोगों तो वही एफपीएससी वाली प्रोसेस है जो पहले 2-2 साल लगा देती थी। हाँ जी। वही तो अब क्योंकि तकरीबन सारी की सारी चीज़ें फिर दोबारा 1 पेपर पे आ रही हैं, ये साल अलबत्ता 2 पेपर पॉलिसी था या मल्टीपल पेपर पॉलिसी था, तो 1 पेपर की बेस पर जॉब हासिल करना एक तो फास्ट प्रोसेस भी है और आसान प्रोसेस भी है। ऐसी है। लेकिन हम बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं जब 1 पेपर की तैयारी करते हैं बिल्कुल प्रॉपरली, मतलब हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती। बिल्कुल ऐसी अब इंफॉर्मेशन का ये हाल है कि हमारे पास हर दूसरे बंदे ने पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर अपना चैनल बनाया हुआ है। बिल्कुल ठीक है, अब उसमें से आप कैसे देख सकते हैं कि कौन सी करेक्ट इंफॉर्मेशन है? इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, उसकी करेक्टनेस का हाँ, issue उसमें से ठीक कौन सी है? तो जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन है तैयारी करने के हवाले से, बिल्कुल मैं अभी ये कोशिश होगी मेरी, हसनैन भाई का एक्सपीरियंस लें, आपसे भी मैं पूछूंगा कि वो बंदा जो हमारी ये वीडियो देख रहा है, 1 गो के अंदर उसके पास कंप्लीट मालूमात हो, उसे किसी के पास जाने की जरूरत ना पड़े। तो आप जरा, अब शहजाद भाई आप बताएं जरा, उसके बाद हसनैन भाई से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, मैं तो मोस्टली बहुत सारी चीज़ों में आपको फॉलो कर रहा होता हूँ, क्योंकि आप अक्सर बात मेरे साथ ही होती हैं, और हमसे जो भी कोई पूछता है हम उसको यही चीज़ें गाइड करते हैं कि अगर आपने तैयारी करनी है तो एक तो आप प्रॉपर माइंडसेट के साथ बैठें, फिर कुछ स्पेसिफिक बुक्स लें, जिस तरह कि हम आमतौर पर कारवां वालों को रिकमेंड करते हैं। कलीद उर्दू है, टू द पॉइंट या सनशाइन है, अकबर सन्स की 2-4 बुक्स हैं, पाक स्टडी उनकी अच्छी बुक है, सिराज इस्लामियत है। तो ये बुक्स लें, डिस्क्रिप्टिव स्टडी में जाएं। आप सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड की तैयारी करेंगे तो आपको वो रट्टा वाली बात होगी। जब आप डिस्क्रिप्टिव स्टडी करेंगे तो आपको ज़्यादा देर तक चीज़ें रिकॉल रहेंगी, याद रहेंगी। बिल्कुल अच्छा, फिर उसके साथ साथ कुछ 2-4 वेबसाइट्स हैं जिसका हम जिक्र करते हैं कि पाक एमसीक्यू है या एग्जाम वेडा है, लेकिन उसके साथ साथ हम पास्ट पेपर वाली बुक भी है जो आपने अभी जिक्र किया था, इम्तियाज शाहिद वाली। जी जी अच्छा, फिर उसके साथ हम ये करते हैं कि आपने जहाँ पर भी आपको डाउट लगे, जब आप डिस्क्रिप्टिव स्टडी करेंगे तो जहाँ कहीं कोई गलती होगी आपको आइडेंटिफाई हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल उसको आप अपने तौर पर रीचेक करें। जब आप चीज़ों को बार बार रीचेक करते हैं तो भी आपको एक अच्छा टूल, ये एक अच्छा टूल होता है आपको चीज़ें याद रखने के लिए। बिल्कुल ये स्पेसिफिक 4-5 चीज़ें हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ना जाएं, बहुत ज़्यादा यूट्यूब को ना देखें, बहुत ज़्यादा आप डॉक्यूमेंट देखने में ना जाएं, ये स्पेसिफिक 4-5 चीज़ें ले लें और एक माइंड सेट के साथ बैठ जाएं कि आपने डेली 5 से 6 घंटे इसको देना है। बिल्कुल जैसे वो पंजाबी में कहते हैं ना कि मी जाए या अंधेरी जाए, ठीक है ना, ईद हो बकरा ईद हो, आपके वो जो 5 से 6 घंटे हैं ना, वो वो लाजमी तौर पर आपने पीपीएससी को देने हैं। जब आप इस स्ट्रेटजी के साथ बैठेंगे तो मैक्सिमम आपको 3 से 4 महीने का टाइम दरकार होगा। उसके बाद आप हर पेपर 65-70 के करीब आप मार्क्स ले सकेंगे। जी जी अच्छा हसनैन भाई, आप पढ़ाते हैं, पिछले इतने अरसे से आप पढ़ा रहे हैं पब्लिक सर्विस कमीशन को, आज भी आपका इंटरव्यू था पब्लिक सर्विस कमीशन में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप खुद प्रिपरेशन के लिए कौन सी स्ट्रेटजी ऑप्ट करते हैं, और जब आप कैंडिडेट्स को बता रहे होते हैं तो उसमें आपकी क्या स्ट्रेटजी होती है? सर मैं तो जब भी पढ़ता हूँ ना, मैं टेस्ट की तैयारी नहीं करता, मैं डायरेक्ट इंटरव्यू की तैयारी करता हूँ। कि फॉर एग्जांपल एक एमसीक्यू हमने पढ़ रहे हैं तो कल को यही सवाल वो इंटरव्यू की सूरत में आएगा तो हम उसको थोड़ा सा डिटेल में बता सकते। इसलिए आप जिस तरह शहजाद भाई ने बताया कि हमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव स्टडी करनी चाहिए, डिटेल में पढ़ना चाहिए, तो इसलिए मैं भी यही समझता हूँ कि आप इंटरव्यू की तैयारी शामिल करेंगे तो फिर इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब। नहीं, मैं पर्टिकुलर हूँ, पर्टिकुलर इसलिए हूँ कि लाइक अगले कोई 20 दिन 25 दिन या 1 महीने के बाद डेप्टी अकाउंटेंट की सीट्स आती हैं, प्योरली जी, प्योरली डेप्टी अकाउंटेंट की सीट्स 1 पेपर की सीट है, और ग्रेजुएशन बेस्ड, और ग्रेजुएशन मीन उस पर तकरीबन हर बंदा अप्लाई कर सकता है। बिल्कुल मैं आज आप लोगों के एक्सपीरियंस की बेस पर अपने देखने वालों को ये बता पाऊँ कि जी आप जो है आज से अगर तैयारी शुरू करना चाहते हैं और डेप्टी अकाउंटेंट को आपने मद्देनज़र रखना है या नायब तहसीलदार को आपने मद्देनज़र रखना है, तो वो कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएं। बिकॉज पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर है वो एमसीक्यूज पेपर है, एक पेपर होता है। एमसीक्यूज पेपर मीन द टेस्ट ऑफ योर मेमोरी। बिल्कुल
ठीक है, ऐसे ही है। आप कितनी चीजें अपनी मेमोरी के अंदर रिकॉल कर सकते हैं? सर मैं तो आपको पहले भी बता चुका हूँ कि डिटेल में थोड़ा सा करना चाहिए, जी। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए। अब जैसे लाइक दैट एक ओआईसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, हम्म ओआईसी के बारे में हमें ये तो पता होना चाहिए फाउंडर कौन है, हम्म किस जगह पे फाउंड की गई, कौन सी डेट को की गई, हम्म कोई तब्दीली आई है बीच में तो वो क्या थी, और इसी तरह उसके जो सेक्रेटरी जनरल है, सेक्रेटरी जनरल सारे नहीं याद करते, पहला तो लाजमी याद होना चाहिए, पाकिस्तानी कोई है तो वो याद होना चाहिए, और आखिरी जो करंट है वो याद होना चाहिए। और इसी तरह जो उनके सेशन होते हैं, मतलब एनुअल सेशन जिसे हम कहते हैं, वो भी लास्ट वाला याद होना चाहिए, या कोई पाकिस्तान में हो तो ये पाकिस्तान में जो इवेंट हुआ, बस ये थोड़ी थोड़ी डिटेल है। इसी तरह सार की, इसी तरह शिकाई की, इसी तरह बिल्कुल, जो बिल्कुल। मेन ऑर्गेनाइजेशन है उसको आप कह रहे हैं किस तरीके से याद रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये अब जैसे इसके लिए हम किताब, जैसे मैं रिकमेंड हमेशा करता होता हूँ कि जब भी हम वन पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं ना, हमारे यहाँ ये सबसे बड़ा मसला है कि जब हम ये समझते हैं कि पास्ट पेपर्स की किताब कंप्लीट है तो ये हम गलत होते हैं। ऐसी ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जब हम ये समझ रहे होते हैं कि शायद इन वेबसाइट से जिनसे हम पढ़ रहे हैं तो हमारी तैयारी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, तो हम गलत होते हैं। बिल्कुल। ये एक डाइवर्सिटी है, 10 सब्जेक्ट्स में से पेपर आना, ये कोई आसान काम नहीं है। पीएमएस में 12 पेपर होते हैं, 6 मतलब टोटल उसके 9 सब्जेक्ट्स होते हैं, 6 कंपलसरी होते हैं, 3 ऑप्शनल होते हैं। बिल्कुल। अब सीएसएस के आप देख लें, उसमें भी सेम ऐसे होता है, 2 पेपर आपके जो होते हैं वो 200 नंबर के आ जाते हैं कभी। बिल्कुल। तो ये एक ऐसा पेपर है जिसके 10 सब्जेक्ट्स हैं, पोर्शन आपने तैयार करने हैं। जो पोर्शन मीन पूरा सब्जेक्ट पूरा है। सब्जेक्ट है। ठीक और है, इनका लिमिट कोई नहीं, लिमिट भी कोई नहीं है उसमें, तो लिमिटेड है ना सारी चीजें, लिमिट में। याद है 2024 का एक पेपर में सवाल आया था कि बोरिस जॉनसन के दादा का क्या नाम था। अच्छा तो इसलिए अनलिमिटेड से याद है कि कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए अब मैंने कुछ 2-3 दिन पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कहा था कि हम जब तैयारी कर रहे होते हैं तो हम बहुत सारी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हम पेपर क्रैक नहीं कर पाते। उनमें से जो सबसे मेजर और प्राइम गलती है ना हमारी, वो ये है कि हम जब एक दफ़ा सिर्फ पास पेपर्स की इतनी बड़ी किताब को, इम्तियाज साहब की जो किताब देखते हैं, हम समझते हैं कि दिस इज़ मोर देन एनफ। नो, ये एनफ नहीं है। ऐसी है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तैयारी क्या होती है? इट इज़ द इन्वेस्टमेंट ऑफ योर टाइम, बिल्कुल, इट इज़ द इन्वेस्टमेंट ऑफ योर मनी, इट इज़ द इन्वेस्टमेंट ऑफ योर एनर्जी फॉर नेक्स्ट 40 इयर्स ऑलमोस्ट। बिल्कुल। ठीक है, जब आप इन 3 पर्सपेक्टिव से देखते हैं ना, और मतलब इन पर्सपेक्टिव ऑफ योर कैरियर फ्यूचर, बिल्कुल। ठीक है, तो फिर आपको इसकी बुनियाद थोड़ी सी सॉलिड्स रखनी पड़ेंगी। और वो कैसे? हमें फिर डे फर्स्ट से क्या करना पड़ेगा? थ्रू प्रॉपर चैनल। पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर की डिमांड क्या है? पब्लिक सर्विस कमीशन का 1 पेपर हम कैसे तैयार कर सकते हैं? पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में जैसे मैं हमेशा कहता होता हूं कि 3 किस्म के सवाल आते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान की तैयारी कैसे करनी है, कहां से करनी है, और आपने पेपर कैसे देना है। बिल्कुल ऐसे। मतलब ये 3 एक्सट्रीम्स हैं जो मुख्तलिफ हैं। बिल्कुल। अब मैं यही आपसे, जैसे मैंने सवाल पूछा, आपने बहुत सारी किताबों का रिकमेंड किया, हसनैन भाई ने स्ट्रेटेजी बनाई, तो मैं हमेशा कहता होता हूँ कि इस्लामियात, जैसे सुबह हमारे पास एक बच्चा आया हुआ था, मैंने उसे कहा इस्लामियात के लिए आपको सिराज इस्लामियात MCQs किताब लेनी चाहिए। कितनी एक किताब है वो? छोटी सी है, छोटी सी किताब है, टोटल उसके 100 पेजेस भी नहीं बनते होंगे। बिल्कुल। ठीक है, इसी तरह कलीदे उर्दू सबसे बेहतरीन मार्केट के अंदर किताब मौजूद है उर्दू के ऊपर। बिल्कुल। अगर आप कलीदे उर्दू पढ़ते हैं, बिलीव करें कि एक वो सवाल जो एग्जामिनर ने ये ठान लिया है कि ये किसी को भी नहीं आना, तो वही सवाल कलीदे उर्दू से बाहर आएगा, अदरवाइज उसके पास भी ऑप्शन नहीं है कि वो कहां से दे सवाल। ठीक है, लाइक इस्लामियात, इस्लामियात में से आप जब सिराज इस्लामियात पढ़ते हैं, आपके पास एक ह्यूज अमाउंट आ जाती है इस्लामियात के सवालात की। ठीक है, सेम ऐसे अगर आप थोड़ा सा एक सब्जेक्ट को आप थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करें, लाइक हिस्ट्री है, एक बंदे ने ट्रैक टू पाकिस्तान पढ़ी हुई है किताब, बिल्कुल, ठीक है, अब ट्रैक टू पाकिस्तान, जैसे मैंने 2014 में पढ़ी है ट्रैक टू पाकिस्तान, जब मैंने CSS के इम्तिहान दिया, तो अब मेरे लिए मेरी वो मोस्ट फेवरेट ऑथेंटिक किताब है। बिल्कुल। ठीक है। मुझे ये लगता है कि 1947 तक, मीन 1857 से 1947 तक वो सबसे अच्छी किताब है। लेकिन क्या ये हमारे फिर सिलेबस को कवर करेगी? तो वो नहीं करती। क्यों? क्योंकि हमारा एग्जामिनर हिस्ट्री को 4 हिस्सों में तकसीम करता है। द फर्स्ट पार्ट इज 712 to
1526 1526 मुगल एरा से पहले तक। मुगल, हाँ मतलब जो पानीपत की पहली जंग थी जहां पर लोधी डायनेस्टी खत्म होती है, ये एक हिस्सा है, जी जी, उसको वो माइक्रो टच करता है। दिल्ली सल्तनत भी कहते जी ठीक है, माइक्रो टच करता है हैं। उसको। बिल्कुल। फिर है 1857 से, सॉरी 1526 से 1857 तक। उसमें जंग क्या आज़ादी पूछता है वो हमसे, ज्यादातर उसमें हमारे पास एक रेवोल्यूशन आया था जो कि हमारे पास कल्चरल हेरिटेज की सूरत में मौजूद है। हमसे मुख्तलिफ हिस्टोरिकल साइट्स का पूछ रहा होता है, बादशाही मस्जिद, ताजमहल, एटीसी। ठीक है, हम फिर उस डोमेन में रह के उसको तैयार करते हैं। फिर आता है 1857 से 1947, 100% एंड वन एंड द सेकंड डे इज डॉक्यूमेंटेड। बिल्कुल। ऐसी है। ठीक है, फिर हम यहां से डॉक्यूमेंटेड सूरत में पढ़ते हैं। इवेंट की सीरीज है, 1905 में क्या हुआ, 6 में क्या हुआ, 9 में क्या हुआ, 12 में, 13 में, 18 में, 20 में। फिर हमें उसको उसकी साइंस के मुताबिक तैयार करना चाहिए। फिर 1947 से ऑनवर्ड पाकिस्तान के अफेयर्स हैं, क्या होता रहा, कौन पहले आया, कौन बाद में आया, सो इस तरह की मालूमात। अगर हम इसको समझ लेना एक दफा पूरे के पूरे सिलेबस के जियोग्राफी को, बिल्कुल। लाइक ये मैं सब्जेक्ट की बता रहा हूँ, पूरा रोड मैप आप बता रोड रहे हैं मैप कि आ कैसे जाता है। आपने- ठीक है, अब इसीलिए जैसे कारवान कॉम्प्रिहेंसिव एमसीक्यूज में हमेशा, अब तो मैं पिछली पता नहीं कितनी वीडियोस में कह चुका हूं कि मेरे उससे 1000 इख्तलाफ हैं। मतलब मैं अभी ये मेरे सामने बैठे हैं शरीफ साहब, ये मेरे पास जब किताब लेके आए थे मेरे पास, मैं उससे पहले ले आया था। और यकीन करें जब मैं घर आके रखी, जब मैंने किताब, आप और मैं दोनों इकट्ठे गए थे उर्दू बाजार, तो मतलब फर्स्ट थॉट में उसने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया। जिस किताब को मैं इस एमसीक्यूज में यहाँ पे रेट करता था, और हमने बहुत ज्यादा रिकमेंड, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है कि वो किताब कुछ हिस्सों के लिए बहुत अच्छी है। किसके लिए? वर्ल्ड जियोग्राफी के लिए बहुत अच्छी है, वर्ल्ड जनरल नॉलेज के लिए बहुत अच्छी है, पोर्शन अच्छा है, ईडीएस के लिए वो बहुत अच्छी है, स्पोर्ट्स के लिए, उसके अलावा रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे हसनैन भाई बता रहे हैं उसमें डिटेल से सारी चीजें एक्सप्लेन है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अब क्या है हमारे पास कैपिटल्स, करेंसीज के बारे में, ओल्ड नेम्स के बारे में 500 550 किताबें उसके अंदर तज़किरा हैं, उसके अंदर डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस लिखी हुई हैं सारी, जहां से वो सवालात लेता है। ऐसी है। ठीक है, अब यहां तक वो हमें मदद करती है, हमें यहां से उसको लेना चाहिए। अब हम आ जाते हैं सर कंप्यूटर, मैथ एंड इंग्लिश, द मोस्ट ट्रिकी पार्ट्स ऑफ द पेपर, जो डिसाइडिंग पार्ट्स होते हैं, जो ऐसा समझ लें कि डिसाइड करते हैं। जी जी बिल्कुल। अब यहाँ पे मैं आप दोनों से पूछूंगा जी जी कि अब क्योंकि मैंने मेरे ख्याल में अच्छा खासा बोल लिया है कि मैथ, कंप्यूटर एंड इंग्लिश, इन तीन चीज़ों को एक ऐसा आदमी जो घर बैठ के तैयारी करना चाहता है उसे क्या करना चाहिए? सर वो एक सेंटेंस है कि मैथ, स्टैट, कंप्यूटर और मैरिज, ये पढ़ने की चीज़ें नहीं, ये करने की चीज़ें हैं। ठीक है, ठीक है, तो जब तक आप मैथ की, कंप्यूटर की आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको कभी भी ये याद नहीं हो सकती। चले, तो ये कहाँ से प्रैक्टिस की जाए? तो अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर की मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन हम नंबर ऑफ टाइम्स रिकमेंड करते हैं एग्ज़ाम वेडा वेबसाइट, उसके बाद पाक एमसीक्यू। एग्ज़ाम वेडा से बहुत ज़्यादा दफ़ा क्वेश्चन ली जाती है पीपीएससी में। अच्छा, फिर कंप्यूटर की आप प्रैक्टिस करें तो वो सबसे बेहतरीन है। आप डेली बेसिस पे, आमतौर पर अगर आप देखें ना तो उसका जो एमएस ऑफिस है उसी में से क्वेश्चनिंग ज़्यादातर होती है। आप देख लें कि वर्ड में होम, एडिट, आगे इस तरह के 4-5 टैब हैं, सिर्फ वहीं से क्वेश्चन पूछते हैं। वो पूछता है कि ये जो टैब है ये किस ऑप्शन में है, या जो इसका जूम ऑप्शन है वो किस तरफ होता है। इस तरह से नैरो क्वेश्चनिंग है जो उससे ली जाती है। फिर इसी तरह पावर पॉइंट से कुछ क्वेश्चनिंग है, स्पेसिफिक है, और एक्सेल से, ये 3 एमएस ऑफिस में से इन 3 पोर्शन से ज़्यादातर क्वेश्चन। फिर वो इंटरनेट के हवाले से या उसकी जो हिस्ट्री है उस हवाले से। बिल्कुल। और इसके हवाले से भी मैंने एक बुक देखी थी अकबर एंड सन्स की, वो अच्छी बुक है। अच्छा, दूसरा फिर मैथ के हवाले से अगर हम बात करें तो मैथ तो खुद मेरी अपनी जान जाती थी मैथ से। अच्छा, दूसरा अगर नॉर्मल आपकी पोजीशन है मसलन 16 स्केल तक, 17 तक भी अगर आप कह लें, तो आप मैट्रिक की या थोड़ा सा बेहतर आप करना चाहते हैं तो आप इंटर की मैथ को तैयार कर लें, वो इनफ होती है, क्योंकि उसके जो रूल्स हैं वो स्टैग्नेंट हैं, वो बदलने नहीं है। ये नहीं है कि पिछले मंथ क्या हुआ या उससे, वो तो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक रूल्स हैं, उसको अगर आपने फॉलो कर लिया, उसको आपने समझ लिया, तो आपको मैथ बेहतरीन आ जाएगी। चले हसनैन भाई, आप मुझे, जैसे सर ने बताया इंग्लिश और मैथ और कंप्यूटर, इंग्लिश के लिए क्या करना चाहिए? इंग्लिश के लिए सर सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि इंग्लिश की जो बेसिक ग्रामर है ना वो आनी चाहिए। तो वो कहाँ से की जाए? देखिए, फॉर एग्जाम्पल जिस बंदे के पास फैसिलिटी मौजूद है, कोई अच्छा था टीचर, वरना यूट्यूब
जिंदाबाद। देखिए मैं YouTube को पता है क्यों रिकमेंड नहीं करता, मैं किताब को रिकमेंड करता हूँ हमेशा इंग्लिश से। जो इंडियन चैनल है ना, हम्म। इंडियन चैनल, उनकी जो ग्रामर है बड़ी स्ट्रांग है। अच्छा ठीक है। ठीक हो गया ना। नहीं अब देखें ना, हमारी जो ग्रामर आती है ना वो बेसिक आती है, हमारी कोई इतनी ट्रिकी नहीं आती। हम्म। आपको डायरेक्ट इंडायरेक्ट होना चाहिए, आपको पैसे वाइज आने चाहिए, हम्म। करेक्शन होनी चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच आना चाहिए। हम्म। अब जो एग्जाम विड है उसके अंदर जितनी भी वोकैबुलरी है, ईडीएम, दो गैप, हम्म। एक्टिव वाइज, सॉरी एंटोनियम, सिनोनियम, फॉर्म फ्रेज वर्ड, अगर वो सारे आते हैं ना, तकरीबन पीपीएससी वहीं से पूछता है। मतलब इंग्लिश और कंप्यूटर के लिए तो वो बेस्ट वेबसाइट है ना, EXAMVED एक एग्जाम। बात ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे एक नया बंदा है तैयारी कर रहा है, 10 सब्जेक्ट है, 10 रजिस्टर ले लो, 200 रुपये वाला या 250 वाला रजिस्टर ले लें, कितने के आ जाएंगे? 2000 के आ जाएंगे ऑलमोस्ट। हर सब्जेक्ट के आप अलग नोट्स लें। अब मैं आज जो मेरा इंटरव्यू था ना वो था एडिटर की पोस्ट का, उसकी प्रोफिशिएंसी इस बार पहले टेस्ट हुआ था। प्रोफिशिएंसी के लिए उन्होंने तकरीबन कोई 60 से ज़्यादा लोग बुलाए हुए थे। तो उसमें मैं प्रोफिशिएंसी जब टेस्ट दे रहा था मुझे याद अच्छी तरह से, उसने कहा जी आपका जो है बाकी रह गए हैं जी 10 मिनट रह गए। और उस वक्त मैंने सिर्फ MS वर्ड किया हुआ था, एक्सेल भी मेरा रहता था और पावर पॉइंट भी रहता था। अगले मैंने 5 मिनट के अंदर मैंने एक्सेल भी कंप्लीट किया, पावर पॉइंट भी कंप्लीट किया। वजह क्या थी कि मुझे आता था। हाँ उसकी रीजन है आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं, रोजाना उनको इस्तेमाल प्रैक्टिस आती है। हाँ जी। अब जो यूट्यूब है ना ये सबसे बड़ा ट्यूटर है। आपको खास तौर पर कंप्यूटर की बात है कि आपको सेव कैसे करना है, हाउ कैन वी सेव, लिखो वहाँ पे आ जाएगा। नहीं मैं ये चाहता हूँ, उस पर बहुत टाइम लेता है। नहीं मैं कंप्यूटर सीखने की बात, कंप्यूटर सीखने के लिए चलें ठीक है। अच्छा कंप्यूटर सीखना हमारे देखने वालों के लिए वैसे इतना बड़ा मसला नहीं है। ये सारे ग्रेजुएट्स हैं, इन्होंने अपनी डिग्री के दौरान कोई ना कोई असाइनमेंट बनाई हुई होती है। जी जी। वो असाइनमेंट इन्होंने ऑफिस में लिखी होती है। कंप्यूटर सीखना दे जाएगी हर किसी को आता हाँ SPSS पे इन लोगों ने क्या किया होता है, मतलब रिसर्च वगैरह की होती है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे इन्होंने प्रोजेक्ट की होती है। ये 3 चीजें हैं मेन उसके अंदर, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। आप उसकी टास्क बार, मेन्यू बार को देखें, कौन कौन से फंक्शंस हैं सारे आ जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा अब आ जाते हैं सर, एक पोर्शन है हमारा करंट अफेयर, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। और अब पब्लिक सर्विस कमीशन के न्यू ट्रेंड्स के अंदर जो तकरीबन 8 से 10 सवालात ऐसे आते हैं जो करंट अफेयर्स के हवाले से आते हैं। जी जी। अब एक तो ये बताएं कि पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान के लिए पिछले कितने अरसे के करंट अफेयर्स तैयार करने चाहिए और कहां से करने चाहिए? मैं सर छोटी सी बात बताऊंगा, लास्ट टाइम जो पेपर हुआ ना PPSC का, उसमें तकरीबन 12 सवाल थे करंट अफेयर। ठीक है, अभी जो लेबर अफसर का हुआ है या असिस्टेंट का हुआ है, इसके ऊपर जो मैं स्ट्रेटजी समझता हूँ ना जी, जो बंदा समझता है पिछले 2 साल के होने चाहिए, पिछले 6 महीने थे, कोई जरूरत नहीं। आप कोई भी अखबार लगाएं, खास तौर पर जो एक्सप्रेस न्यूज है ना ये बेस्ट है, पढ़ने की टेक्निक का पता होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, जैसे उसका जो मेन पेज है, उस मेन पेज की मेन हेडलाइन पढ़ें जस्ट। अगर वहाँ पे लिखा हुआ है जी रूसी वजीर खारजा की पाकिस्तान के वजीर खारजा से मुलाकात, वहाँ पे क्या चीज़ें हैं? रूसी वजीर खारजा का नाम है, मुलाकात कहाँ पे हुई है, उस प्लेस का, ये 2 चीज़ें आप सिर्फ पढ़ लें। हाँ, या पाकिस्तान का कैपिटल होगा या मॉस्को होगा। जी जी, 2 चीजें होंगी। डेट का भी समटाइम जी डेट तब या किसी न किसी इवेंट का तज़किरा होगा। डेट तब आती जब कोई इवेंट हो, नॉर्मल मुलाकात जैसे हो रही है फिर नहीं होती। अच्छा उसके बाद ये मेन पेज हो गया, उसके बाद सर सपोर्ट पेज आ रहा है। सपोर्ट पेज पे भी आपने वैसे ही मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज होगी ना वो याद रखनी है। अब जैसे पाकिस्तान की A टीम ने बांग्लादेश को सुपर ओवर में हरा दिया, और उस टूर्नामेंट का नाम क्या है, टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ है, ये बहुत अहम चीज है। ठीक हो गया। और पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में किसको हराया, बांग्लादेश ने किसको हराया, ये 2 सवाल भी आए हैं। ठीक हो गया। इसी तरह ये सपोर्ट पेज हो गया। आखिरी पेज जो पढ़ना है वो है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल पेज में भी मेन हेडलाइन पढ़नी है। और जो लाइक दैट जी एक लिखा हुआ है जी इंडिया और चाइना का आपस में तिजारती फायदा जी, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंटरनेशनल को इवेंट होगा, जैसे आप कराची में एक हो रहा है कल्चर फेस्टिवल है, कौन सा आई थिंक, अच्छा इंटरनेशनल कल्चर फेस्टिवल, ठीक है, जो कि 7 दिसंबर तक जाएगा। वो बहुत अहम है क्योंकि वो कब से स्टार्ट हुआ है और कितने दिन रहेगा, या उसका एडिशन कौन सा था। बिल्कुल, वो उसके अंदर जो है ना पूरी दुनिया आती है, पूरी दुनिया। तो ये मतलब ये 3 पेज पढ़ने होते हैं जो बहुत अहम है, जो मेरे लास्ट क्वेश्चन मेरे खुद वैसे ना आपने एक्सप्रेस का नाम लिया, मैं कहता हूँ कि अगर आप इंग्लिश को शुरू कर लें, इंग्लिश पेपर शुरू कर लें तो उससे आपको डबल फायदा होता है।
एक तो आपको जीके मिलता है, दूसरा उसके साथ साथ आपको सिनोनिम, एंटोनिम, आपकी वोकैबुलरी जो है वो चीज़ें अपडेट होती इंग्लिश में 2 अखबार हैं, मैं आपको मतलब वो कर रहा हूँ इंटरप्ट। एक है डॉन न्यूज़पेपर एक्सप्रेस, दूसरा हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून। ट्रिब्यून है। हाँ वो वाला। इनमें से अच्छा। कौन सा? मैं तो वैसे डॉन को प्रेफर करता हूँ। वो इसलिए प्रेफर करते हैं उनके दफ्तर में आता है ना भैया। नहीं बात ठीक है। हमारी एक्सेस उससे होती है। सर, पता है मैं क्या, बाकी भी तो नेट पे आ जाता जी है। मैं न्यूज़पेपर के हवाले से ये है कि न्यूज़पेपर आपको रोजाना पढ़ना चाहिए, जी जी और जो करंट अफेयर है वो एटलीस्ट जो रनिंग ईयर होता है ना उसके एटलीस्ट आपको मालूम होने चाहिए। अभी वेरी रिसेंट हसनैन भाई आपने बताया जो पेपर हुआ है 2025 के सारे सवाल आए हैं। ठीक है। 1 जनवरी 2025 से अब तक जहां हम बैठे हुए हैं तैयार करने में कितनी देर लगती है यार? सर जहांगीर वर्ल्ड एक टाइम महीने के अंदर हमारा सबसे चलें बेहतरीन होता है, चलें। अगर आप उसको ले लें, आप डेली ना पढ़ें पेपर, आप जहांगीर वर्ल्ड टाइम जो मंथली मैगजीन है उसको ले लें। अच्छा दूसरी बात ना, अगर नहीं अखबार रोजाना पढ़ना चाहिए, वो थोड़ी है डिटेल है। आप सिर्फ अखबार डेली पढ़ते रहे काफी है। अखबार वैसे रोजाना पढ़ना भी चाहिए रोजाना, और अखबार की जरूरी नहीं है कि आप न्यूज के लिए पढ़ें। जी जी अखबार वैसे भी आपको बहुत रिलैक्स कर देता है, एक हेल्दी एक्टिविटी है। बिल्कुल। आप देखें पंजाब लाइब्रेरी में लोग शाम 5 बजे तक लाइन में लगे बैठे होते हैं, सारे न्यूज़पेपर पढ़ के जाते हैं। बिल्कुल क्यों? वो वहां के न्यूज तो नहीं लेने के लिए आते हेल्दी हैं, एक्टिविटी वो हेल्दी एक्टिविटी है ना, तो इसलिए करना चाहिए। अच्छा अब नाउ फ्रॉम माय साइड लास्ट क्वेश्चन, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर? हसनैन भाई सर मेरे तो आपसे मैं सवालात आज इसलिए पूछ रहा हूँ कि शहजाद साहब और मैं रोजाना वीडियो बनाते हैं, जी जी आप आज हमारे हाथ आए हैं, ठीक है, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ इनफैक्ट कि वो स्ट्रेटेजी बताएं आप जी जी जिसको आप खुद एग्जीक्यूट करते हैं और करवाते हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस काबिल समझा। मैं ये समझता हूँ कि जो पोस्ट है ना, अब आपका भी चैनल है माशाल्लाह, हमारे भी चैनल है, और वैसे आपका चैनल मोहम्मद ज़ुबैर के नाम से है, आपका सर शहजाद के नाम। शहजाद, और मेरा स्पेक जी के घर में। तो जो सुन रहे हैं तमाम लोग जो है ना सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अच्छा बेल आइकन भी दबा दें। बैल की खैर है। अच्छा उसमें जो पेपर अटेम्प्ट है ना, फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया पे हम बताते हैं कि यार इसका मेरिट जो है यहाँ तक रुक जाएगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हमने बता दीजिए 65 पे रुकेगा। अब आपने 65 को क्रॉस करना है, 65 से 10 नंबर ऊपर लेने हैं आपने, क्योंकि कुछ सवाल आपके गलत भी हो सकते हैं, कुछ में आपके बबल भी गलत फिल हो सकते हैं। तो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि सबसे पहले आप अपनी अटेंडेंस पूरी करें, जो साइन करने होते हैं, जो वो कोड लिखना होता जी है, बिल्कुल, वो पहले पूरा होना चाहिए, क्योंकि कोड अगर भूल गया इसका मतलब है आपका हाँ पेपर वो तो गया ना आपका। चेक ही नहीं होगा। उसके बाद सर आपने सवाल पहला पढ़ा कि विच इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ अफगानिस्तान। अब आपको पता है, हमें पता है काबुल सिटी, कोई डाउट है इसमें? नो। उसको टिक कर दें। ठीक है। अगला सवाल है जी, विच वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। अब आप यहाँ पे बैठे, ये क्या हुआ, हमने तो काबुल पढ़ा हुआ और तो है ही कोई नहीं, लेकिन आपको डाउट तो आ गया ना, इसको छोड़ दें, ठीक है, ठीक है, आगे चले। यानी आपको 100/100 जो सवाल सही आते हैं वो आप क्वालिफाई करें। ठीक है, उसके बाद आप करें काउंट। ठीक है, आपको मेरिट कहाँ तक रुकना है? 65। 65 है। अब आपके नंबर बन गए हैं जी 50 बन गए हैं, 15 ऊपर जाने हैं। अब 15 ऊपर जाने के लिए सेकंड स्टेप में दोबारा पेपर सॉल्व करें और वो सवाल हल करें जिनके ऊपर आपको डाउट आता है। ठीक है, डाउट है कि भाई इसका सवाल ये बनेगा, तुक्के नहीं लगाने अंदर दो ना, जिसके ऊपर आपको डाउट आ रहा है तो मीन कि वो सही है तकरीबन, ठीक है ना। उसके बाद फिर काउंट करें, अगर आपके वही 65 ही बने हैं इसका मतलब है आगे सिर्फ आप 10 से 15 करें और उसके ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट सोच समझ करें, क्योंकि आप ज़्यादा गलत करेंगे तो आपके सवाल के ऑप्शन कितने होते हैं? 4, तो कितने % चांस होगा सवाल गलत होगा बताएं सर? 75%। ठीक है, 75% है कि आप गलत बब्बर फेल करेंगे और 25% है कि आप सही करेंगे। ठीक तो है। फिर आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि मैं सही करूंगा या गलत? गलत। मैंने जो अभी एडिटर का जो पहले टेस्ट दिया, फिर प्रोफिशिएंसी आज इंटरव्यू लिया, मैंने सिर्फ वही सवाल किए थे जो मुझे आते थे बस। ठीक है। अच्छा ये तो चलो पर्टिकुलर पोस्ट हो गई ना जिन पे पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैं जैसे कंप्यूटर भी था उसमें था। अच्छा मैं आपसे पर्टिकुलर पूछ रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन इस तरह से है, जी जी आपने जैसे बताया है कि किसी बंदे से बबल गलत फिल हो जाते हैं, जी जी एक बंदा ऐसा है जिसे 8 से 10 सवालात आते हैं ठीक है। लेकिन वो इतना ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, वो इतना ज़्यादा प्रेशर में है
कि वो अपने उन 8 से 10 सवालों को जिनको वो बचा सकता था वो नहीं बचा पाया। हाउ टू हैंडल द पेपर प्रेशर, वो जो कंफ्यूजन है हाँ या वो जो रिलैक्सनेस है वो कैसे आए? शहजाद भाई पहले आप बताएं आपका तजर्बा भी है माशाल्लाह। अच्छा, तजर्बा शायद मेरे इतना ना हो, लेकिन अब आपने कह दिया है तो जी जी अच्छा, उसके लिए सबसे बेहतर जो चीज़ है वो आपकी प्रैक्टिस है। हम्म, अगर आपने उसकी कोई डेमो प्रैक्टिस की हुई है तो आपको उसमें आसानी होगी। फिर जो दूसरे पहले आप बात कर रहे थे ना कि पहले रो में आप पहली अटेम्प्ट में वो करें जो आपको 100% आते हैं। बिल्कुल दूसरी रो में उन लोगों को फ़ायदा होगा जब आपने डिस्क्रिप्टिव स्टडी की हुई है। बिल्कुल फ़र्ज़ किया आपके सामने 4 ऑप्शन आते हैं, अगर आपने पढ़ा हुआ ना पीछे तो आपको पता चल जाएगा कि इस सीक्वेंस में या इस इवेंट में ये हुआ था, ये हुआ था, ये ऑटोमेटिक गलत है, ये भी गलत है, लिहाजा ये 2 रह गए, उसमें से 2 मोस्ट प्रोबेबली या वो ये है। बिल्कुल अच्छा, फिर अभी हम बात कर रहे थे कन्फ्यूजन वाली। उसके लिए सबसे बेहतर तरीका है कि आप इसकी डेमो प्रैक्टिस करें। आप देखें कि जी 1 घंटे में मैंने जी 100 क्वेश्चन करने हैं। जब आपने बैक एंड पे उस प्रैक्टिस को किया हुआ होगा 2, 4, 5, 10, 20 जितनी दफ़ा आप ज़्यादा करेंगे उतनी बेहतर आप टाइम मैनेज कर सकेंगे और उतना बेहतर आपको सीक्वेंस आएगा कि आपने कैसे इनको सॉल्व करना है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी हाँ है जी। सर, प्रैक्टिस उसी के लिए वैद साहब वो जो मॉक टेस्ट लेते होते हैं, श्योर आप लोग भी करते हैं ऐसा, जी जी ठीक है? वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। वो जो गलतियां सर वहाँ पे हो रही होती है ना, वो बंदा पेपर में नहीं करता फिर। यही मैं पूछना चाह सर रहा यही हूँ। तो हम कह रहे हैं। आप अगर आप वहाँ पे मतलब बार बार टेस्ट देते हैं ना, हाँ जी। तो आप अपने पेपर के अंदर ना वो गलती नहीं करते फिर। अगर वो सवाल आता है जी जी तो आप नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात, आपको टाइम मैनेजमेंट, आपको पेपर देने का प्रेशर, और आहिस्ता आहिस्ता से आप जो थोड़े से नर्वस होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता से आप बहाल होना शुरू हो जाते हैं। ये एक बहुत अच्छी और हेल्दी एक्सरसाइज है। बिल्कुल तो अब राइट नाउ क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर बहुत सारी बात हमारी हो चुकी है, बिल्कुल तो हसनैन भाई आखिर पर मैं आज से मतलब आज जो आपका इंटरव्यू हुआ है उस पे मुझे 1 मिनट में बताएं कि जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने वाला बंदा है वो कौन से 3 इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिनको वो मद्देनजर रखे, बस। जी जी सबसे पहले स्टूडेंट जो है अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन अच्छी तरह तैयार करें। ठीक है। फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। आप इंटरव्यू दे रहे हैं, उसने कहा जी आप इंट्रोड्यूस करवाएं अपने आप को, तो आप अपना इंट्रोडक्शन इस तरह तैयार करें कि आप अपना इंट्रोडक्शन 1 मिनट के अंदर ख़त्म करें, ठीक है, लेकिन कंप्लीट कराएं। ओके। और इररिलेवेंट बातें ना करें, लाइक दैट जी मेरे 4 भाई हैं, एक भाई जो है मजदूरी करता है, ऐसे ना। कोई अगर आपका एक ऐसा भाई है जो अच्छी पोस्ट पे, उसका बता दे, बाकी कुछ छोड़ दें। ओके। ठीक है। 1 पॉइंट इंट्रोडक्शन। पर्सनल इंट्रोडक्शन। जी। पर्सनल इंट्रोडक्शन में आप अपना वो डिस्ट्रिक्ट भी ऐड करें। जी वो हो गया, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका है ना, यकीनन वो उसके तो बारे में। अब इंट्रोडक्शन में आ गया दूसरे ना। नंबर पे जो जहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है। उसके ऊपर मुकम्मल स्टडी होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे जो आपका सब्जेक्ट है ना, वो जिस सब्जेक्ट में आपने आखिरी डिग्री हासिल आखिरी की। डिग्री, लाइक दैट मैंने किया हुआ है जी MBA, तो अकाउंटिंग और फाइनेंस मेरा सब्जेक्ट है, तो सबसे ज़्यादा सवाल मुझसे अकाउंटिंग करेंगे या फाइनेंस करेंगे। ठीक है सर। आप कोई सर पहली बात तो जो इंट्रो वाली है ना उसकी आप ज़बरदस्त प्रैक्टिस करके जाएं। जिस तरह आप कहते थे कि ये आपका फेवरेट क्वेश्चन होता है, तो आप जब उसको अच्छा एलेबोरेट कर देंगे ना तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, आपका जो नर्वसनेस है वो भी कम होगी। जी बहुत ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा, आप अपने इंट्रो को छोड़ें वहाँ पर जहाँ से आप चाह रहे हैं कि वो आपसे अगला क्वेश्चन। बिल्कुल उसको मूव कर रहे हैं आपने। वो जो आप देखें ना सर, जो रेलवे ट्रेन होती है ना, हाँ जी। उसकी जो बोगियां होती है ना 2, उनके दरमियान इस तरह का कनेक्शन होता है। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। बिल्कुल तो वो जॉइंटर उनका ना इस तरह से होता है। तो इंट्रोडक्शन के बारे में कहा जाता है कि आप जॉइंटर लगा के छोड़ दें उसे। ज़बरदस्त। आप जैसे ड्रामे में फुल टाइम क्लाइमैक्स आता है और एपिसोड खत्म हो जाती है, ठीक है, और आप अगली किस्त का शिद्दत से इंतजार करते हैं। ठीक है, चलिए। जब आप वहाँ पे छोड़ेंगे ना तो जी। आपको पता होगा कि एग्जामिनर या जो सामने लोग बैठे हैं वो आपसे क्या क्वेश्चन करेंगे, ठीक आपके है। पास ये दूसरा जवाब भी रेडीमेड तैयार हो। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर है कि आप जेडीज वाली बात, आपको उस महकमे का उस जॉब का मुकम्मल पता हो कि आपने वहाँ पे जाके करना क्या है, वो उस महकमे के अब तक क्या इनिशिएटिव्स हैं, और अगर आपको इंक्लूड किया जाता है या आपको रखा जाता है तो आप उसमें क्या बेहतरी लाएंगे, ठीक हो क्या इम्पैक्ट आएंगे। ओके। आपको ये जॉब क्यों दी जाए। हाँ जी। हाँ, ये और सर। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जरूरी नहीं कि आपको हर कुछ सब कुछ आता है, बिल्कुल जो चीज़ आती है वो
एक्यूरेट बताएं, जो चीज़ नहीं आती उस पर सॉरी बोलें, सॉरी बस। 3 चलें जी। आज हमारी बड़ी फ्रूटफुल डिस्कशन रही है। आपकी तरफ से ये पेंडिंग है, आप बताएं। अच्छा, मैं फिर अगली वीडियो में बता दूंगा। राइट नो वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। वो डर गया। मुझसे अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि क्या इंटरव्यू में जो आपका नॉलेज है वो काउंट होता है या नहीं होता। चले मैं सिर्फ इसी एक का बता देता हूँ। तो पहले ये बताएं सर कि अगर एक बंदे के पास मैं चलो मैं बता रहा हूँ कि अगर एक बंदे के पास नॉलेज नहीं है तो क्या वो कॉन्फिडेंट हो सकता है? कभी भी आप बोल तब सकते हैं जब आपने पढ़ा हो, बस सिंपल। तो आपके इंटरव्यू के अंदर जो आपका नॉलेज है इनफैक्ट वो रिफ्लेक्ट होता है आपके कॉन्फिडेंस के अंदर। आप उसी तरह एक बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे, अपनी बात को बेहतर तरीके से अपने पैनल को समझा पाएंगे अगर आप उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज और इन्फॉर्मेशन रखते होंगे। तो ये एक जो परसेप्शन है कि जी इंटरव्यू के अंदर जो आपका नॉलेज है उसकी इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है, तो प्लीज़ इसको अपने दिमाग से निकाल दें। मुझे आज तक अगर हसनैन भाई ने, शहजाद साहब ने या कोई और किसी ऐसे टॉपिक के बारे में सवाल पूछेगा जो मुझे नहीं आता होगा तो ये एक डेड श्योर है कि मैं उस पर नर्वस हो जाऊंगा। ठीक है, तो फिर वो मेरा कॉन्फिडेंस कहाँ गया? खत्म हो गया ना, शटर हो गया सारे का सारा। तो प्लीज अपने आप को, अपने नॉलेज को इन्हांस करें विद द पर्सपेक्टिव ऑफ योर इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो आज के लिए यही हमारी एक फ्रूटफुल डिस्कशन थी। तो शहजाद साहब का और हसनैन भाई का बहुत शुक्रिया जी। मैं ज़ुबैर भाई का और शहजाद भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे स्पेशली इनवाइट किया, और इंशाल्लाह ताला जैसे हम दोबारा लाहौर आएंगे तो दोबारा आपके साथ चले इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया जी।